सर मेरी जर्नी शुरू हुई लास्ट ईयर इन 2023 जब मैं मिस टीन यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीती एंड इट वाज ट्रूली अ वेरी मेमोरेबल मेमोरी फॉर मी बिकॉज दैट वाज द मोमेंट दैट लेड मी टू दिस बिकॉज वहाँ जीती फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू रिप्रेजेंट इंडिया सो विनिंग माई नेशनल टाइटल एंड देन विनिंग दिस इंटरनेशनल टाइटल हैज बीन अ ड्रीम कम ट्रू। तो पहले जैसा आप इंडिया लेवल में जीते फिर कितना मेहनत करना पड़ा यूनिवर्स सर डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द प्रेपरेशन। आप अपने नेशनल के जो प्रेपरेशन करते हैं और इंटरनेशनल के जो प्रेपरेशन करते हैं वो कहीं से भी सेम नहीं होता है, उसमें बहुत एक्सटेंसिव और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट माई कॉलेज किड्स स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वॉज वेरी सपोर्टिव बिकॉज सर एकेडमिक्स एंड पैजेंट्री दोनों मैनेज करना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट इफ आई डिड नॉट हैव द सपोर्टर ऑफ माई फाउंडर अच्युत सामंत सर एंड हिमांशु शेखर खटुआ सर बिकॉज these two people in my life have made it very easy for me. इसके साथ साथ कॉलेज हैंडल करके ट्रेनिंग करना एंड उसके लिए भी आई ट्रैवल टू पुणे। आई गो टू द टियारा स्टूडियो बाय रितिका रामत्री मैम एंड उन्होंने मेरे को 3 बार ट्रेनिंग दी है बिफोर माई इंटरनेशनल्स। तो एंड 2 साल का वेट लगा मेरे को बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम में वीजा रिजेक्ट हो गया। तो मे बी इट वॉज गॉड रिटन, गॉड वॉन्टेड मी टू प्रिपेयर मोर। तो उसका प्रेपरेशन और भी फिर मैंने टफ किया कि कोई भी चैलेंज मेरी तरफ आए ड्यूरिंग द पैजेंट कोर्स मैं उसको फेस कर सकूं। तो सर डिफरेंस तो बहुत होता है एंड आई एम ग्लैड कि आई मेड इट। आपके लिए स्पेशल वहाँ क्या उड़ीसा से आपको क्या शो करना पड़ा, यहाँ का कोई डांस? सर एक्चुअली वाइल रिप्रेजेंटिंग इंडिया मैंने एक नोट रखा था कि मैं उड़ीसा का एसेंस अपने साथ लेके जाऊंगी। तो फॉर माई नेशनल कॉस्ट्यूम आई रिप्रेजेंटेड छऊ डांस and I try to represent it in the best way possible and I'm very lucky कि national costume में top 5 तक I reached and I think it means a lot for me because sir Odisha is what lies within me. I might be modern outside but I'm very traditional at heart. So I plan on taking Indian cultures and Odia cultures everywhere in the international world. Even through my title of Miss Teen Universe 2024. So I think Odisha is always going to be a part of me no matter what. को लेकर के विंध्याचल में क्या तैयारियां हैं और क्या नहीं? देखिए नववर्ष की अवसर पर विंध्याचल मंदिर में बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की आने की आशा है। इसके साथ ही जनवरी माह में 2025 में महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन जो है विंध्याचल क्षेत्र में होगा, जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि जब बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो माता जी का स्पर्श दर्शन जो है प्रतिबंधित होता है और इसके साथ ही जो घाटों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, सफाई, प्रकाश, अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, लोगों के लिए रैन बसेरे इत्यादि की व्यवस्था, होल्डिंग एरिया की व्यवस्था, रूट डायवर्जन इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं ताकि नववर्ष, आने वाले त्योहारों और महाकुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और जनपद के निवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और समस्त आयोजन कुशलतापूर्वक कराए जा सके। चरण स्पर्श को लेकर चरण स्पर्श को लेकर मां विंध्यवासिनी के धाम में चूंकि बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो उन दिनों में चरण स्पर्श प्रतिबंधित रहता है ताकि सभी श्रद्धालु जल्दी दर्शन कर सकें और सभी श्रद्धालुओं को कतार में बहुत देर खड़ा न होना पड़े। यहाँ पर भी कब्जा ही समझो, पूरा कब्जा है। जब सब मंदिरों को एक साथ तुड़वा कर उसको ठीक कराएंगे तो उसमें ये भी मंदिर है। ठीक है, फोटो हो गई, सब हो गई, हमने अधिकारी को बता दिया जो अवैध हैं वो हटेंगे। मंदिर का पूरा खोज छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने मन छोड़ देंगे तो सो फार गुड, नहीं करेंगे तो हमें गिराना पड़ेगा। मंदिरों को लेके क्या आगे भी अभियान? मेरा अभियान रोज 1 घंटे का रोज रहेगा। किस तरीके से व्यवस्थाएं सामने आएंगी? अब जो व्यवस्थाएं वो आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है। मेरा ये कहना है किसी धर्म का कोई भी मंदिर हो, अगर वो धर्म का आदमी वहाँ चले गए तो आप जिस स्थिति में वो छोड़ गए आप उसको रहने दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना। मैं हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, उससे मेरा यही एक प्रार्थना है कि आने वाली पीढ़ी को इससे न लड़ना पड़े। अपने आप अगर कोई मस्जिद में कब्जा किए छोड़ दे और जो मंदिर में कोई कब्जा किए छोड़ दे, गुरुद्वारे में कोई किया, चर्च में कोई किया, वो छोड़ दे। अब तक कितने मंदिरों को आप लोगों ने? हम तो 2 साल 2.5 साल पहले 125 मंदिर निकाल चुके हैं। इस बार अभियान में? इस वाले अभियान में 15 मंदिर तो ही है। और अभी हमने नगर भैया से अभी हमने बोला है, राजेश कुमार से, कि जहाँ पर फैक्ट्री चल रही है वो क्या कहते हैं लुधौरा में,
उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई जो हमको बताए। इसे ढूंढने से कोई मतलब नहीं। आज हम इन लोगों से बोले कि जा रही हूँ, अगर ये अपनी व्यवस्था अपने से कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। जो मंदिर अभी खुल चुके हैं नगर निगम सदन से भी, उसको मैं साफ सफाई कराऊं, कब से उसमें मैं कुछ न कराऊंगी, क्योंकि मूर्तियां खंडित है, मूर्तियां हैं नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि उसको साफ कराकर गेट लगा के ताला लगा करके चाबी प्रशासन को दे दूं, न कोई भी उसमें जाए न। उन मंदिरों में पूजा कब से? पूजा जब मूर्ति ही नहीं है तो पूजा किस बात की? अभी इसमें मूर्ति है, और तो किसी मंदिर में मूर्ति ही नहीं है ना। अभी हमने जो वो मंदिर 2 दिन शिवाला देखा लुधौरा में, वो तो भगवान सब काटे हैं, किसी पैर, किसी हाथ, किसी गला, तो वहाँ पूजा जो अर्घा है वो गायब है, तो वहाँ पूजा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है जहाँ भगवान ही नहीं है। ठीक है, सारी भगवान की मंदिर की जमीन हम अपने कब्जे में करेंगे। अब ये उसके बाद क्या कुछ कंप्लेंट की जा रही है, किसके खिलाफ अभियान है? देखिए, हमारे 1 महीने से अभियान चल रहा है कि लखनऊ नगर निगम में कहीं भी ठेलिया से कूड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये काम जो है डोर टू डोर हुआ, चाहे ये झाड़ू हुआ, ये सब दे चुके हैं किसी कंपनी को, और उसके बाद ये बांग्लादेशी आकर के जगह जगह से कूड़ा ले करके रोड पे फैला देते हैं। तो ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था, और हमारी महिला अधिकारी है थी 2, उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे। तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा, तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए, और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो। कंप्लेंट कराई जा रही है मैम? कंप्लेंट नगर निगम की तरफ से कराई जा रही है। मैं खुद कर रही हूँ कि मेरे अधिकारियों को क्यों मारा। इसमें मैम ये अभियान जो है केवल, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि बिजली विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, और कनेक्शन 2 किलोवाट का है, और 50 घरों पे लाइट चल रही है 2 किलोवाट से, प्रीपेड दे रखा है, पीछे से उनको काट करके मतलब बिजली चोरी भी है। और इस प्लाट पे समरसीबल लगा है, कैसे लगा, किस उस पे लगा है, कैसे लगाया गया, किसने लगाया, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में क्या बिजली विभाग के जिम्मेदारों पर भी? बिल्कुल, बिजली विभाग पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि नगर निगम के भी मंत्री वही है और बिजली विभाग के भी मंत्री वही है, और जो इसमें संलग्न है और जिसने हमला किया है, मेरे अधिकारी को उठाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई है, उन पे कार्रवाई होगी। और पुलिस से मांग है कि जल्दी से जल्द गिरफ्तार करे, और लखनऊ नगर निगम की सीमा से सारे बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए। अरे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। हम तो जैसे उतरते हैं एयरपोर्ट पर ही जैसे जमीन को टच करते हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कई जन्मों के पाप कट गए हमारे मंदिर आके। बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। और महाकुंभ भी जाने वाले हैं, उसकी भी खुशी है कि ये मौका मिल रहा है, ये भाग्य मिल रहा है कि हम जाएंगे। हम दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी जी, हम लोग तीनों पहुंचने वाले महाकुंभ में भी, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। लोग अपने पूरे जीवन काल में ये सब नहीं कर पाते हैं, जो मुझे एक्टर होने की वजह से इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ इस वजह से। कैसी तैयारी है महाकुंभ को लेकर के? अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठंड लगेगी थोड़ी, बट स्नान करके अपने पाप धुलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। जो है जैसे टनल बना रहे हैं, वो बहुत जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो रॉकी जो है, पथरीला, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसमें जो है ये जो टीम काम कर रही है, ये इनका ये कहना है कि मतलब जैसे शुरू किया था तब उतनी पथरीली नहीं थी, फिर जितने जितने आगे जाते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं, और इसलिए इसको ये ऑपरेशन जो है अपने आप में इसकी एक चैलेंज और बढ़ गई है, और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये ऑपरेशन चल रहा है। नीचे की बात करें, नीचे का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से उनको चेतावनी अमल एक तरीके चैलेंजिंग करना पड़ रहा है, और अभी पोजीशन क्या है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं? एक तो टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर जो है, ऊपर बहुत सर्दी है और नीचे जो है बहुत ही गर्मी है, लगभग 35 डिग्री के आसपास नीचे का टेम्परेचर है।
दूसरा ये जो पत्थर की कटिंग कर रहे हैं तो चिपिंग और हैमर्स और इनके माध्यम से कटिंग कर रहे हैं। तो जब कटिंग करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में मतलब धूल जो है वो उड़ रही है। तो हालांकि इनको सबको पूरा प्रोटेक्शन हमने दिया हुआ है, मास्क दिए हुए हैं उनके नाक और मुंह के लिए, और आँखों के लिए स्पेशल चश्मे अभी और चेंज किए इनके, वो दिए हुए हैं। और लाइट के लिए इनके सिर पे जो है एक लाइट्स लगा रखी है। ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। इन सब गियर्स के बावजूद मतलब जो है मिट्टी जो है इनके नाक में और मुंह में आ रही है, तो आँख में थोड़ी बहुत घुस जा रही है, तो उससे ये सब चीज़ें इरिटेट हो रही है और वो मतलब जो काम में मतलब और ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये काम करना। मैडम किसी माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया है? अभी सब तरह से सभी पैरेलल जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, तो जो भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हर थोड़ी देर बाद में खुदाई होती है तो कई पत्थर कई बजरी आ जाती है, तो अभी जो साइड में भगवान चाहे कि अब कोई बजरी या कोई मरून ऐसी तरह की कोई खनिज ने बताया कि कोई अब आगे आने वाला है? नहीं, यदि मिट्टी या बजरी होती तो आसान होता ऑपरेशन। वो बहुत मिट्टी बहुत पूरा जो आप कैमरे में सभी लोग देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत पथरीला है, बहुत पत्थर है, और ये कुछ जो अंदर से निकाले हुए पत्थर हैं उनको भी फिर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल उन्होंने निकाला फिर उनके लिए एक चैलेंज ये भी बना हुआ है कि जिस पे वो बैठ के काम कर रहे हैं वो सब टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, वो उनके नुकीले पत्थर हैं, तो उनके वो बैठ के उन नुकीले पत्थर के ऊपर बैठ के उनको लिए काम करना। पहले जो है हमारे एक साथ 2 आदमी हम नीचे भेज रहे थे, परंतु अब जो है 3 आदमी साथ में भेज रहे हैं। तो 3 आदमी में से 2 आदमी उस टनल में है और 1 आदमी बाहर वेल में है, जो वेल वाला आदमी है, ताकि उससे ऊपर का कम्युनिकेशन बना रहे और सेफ्टी और इनकी सिक्योरिटी, खास तौर से हम ये जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। इसके लिए वो आदमी जो है एक माध्यम बना हुआ है कि आगे कोई चीज़ होती है तो वो कम्युनिकेट करता है, और आगे कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो उनकी सुरक्षा के लिए नीचे वेल में। मैम अभी अगर बात की जाए इक्विपमेंट्स की, क्योंकि लगातार टनल में स्टोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढा है कि भी जिससे क्या कंटिन्यू काम चलता रहे और ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? जो इंस्ट्रूमेंट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे पूर्व में जो चिपिंग मशीन या हैमिंग मशीन काम कर रही थी, उसमें मान लो उसमें कुछ गर्म हो गए इंस्ट्रूमेंट काम करते करते, तो तुरंत ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए हैं और बिट्स वगैरह बहुत नुकीली बिट्स इनको प्रोवाइड कराई गई है, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके और जल्दी से जल्दी मतलब ये ऑपरेशन है ये पूरा हो सके। ट्रैक्टर हैमरिंग भी काम में नहीं है, टाइमिंग कुछ जितना जल्दी अभी ये अंदर जो है स्ट्रेटा, यदि जैसा जितना इजीली खुद पाएगा उतनी ही जल्दी काम। कितने फीट की खुदाई हो चुकी है टनल की? लगभग 4.25 फीट की खुदाई कर। 4.25। आपको क्या एहसास हुआ है? और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से मैंने भद्रक और बालेश्वर दोनों जिला की गश्त की है। चाषी के साथ मेरी वार्तालाप हुई है, खेत पे मैंने फसल को देखा है, और मेरी जो विश्वास है कि हमारी सरकार चाषी के साथ है। जो भी उनके भरपाई करना पड़ेगा सरकार करने के लिए तैयार है। यहाँ हमने रिव्यू किए हैं, जिलापाल भी है, विधायक भी है और सब अधिकारी भी हैं। मुझे लगती है कि इस समय में चाषी को जो हेल्प सरकार से चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। सब लोग धैर्य रखें और सरकार के ऊपर भरोसा करें। ये समय पे जो 30 तारीख तक जो रिपोर्ट आने वाले हैं, ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत फिर जिस चाष मतलब पैडी हो या वेजिटेबल्स हो, जो भी इस समय पे बर्बाद हुई है, इसका भरपाई करने के लिए सरकार जो घोषणा की है इसमें सबको मिलेगी, ये विश्वास आप। बहुत खुशी की बात है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान देखने आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करने वाले हैं, और जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में भी और हम लोग ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज अच्छी बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में राजस्थान को एक
बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्टेट बनाना है पूरे देश में, और ग्लोबली भी राजस्थान हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर भारत आए तो बिल्कुल राजस्थान तो उनके लिए सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए कि हमें तो राजस्थान आना ही है। आईफा से कई इवेंट्स होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इस बार आईफा अवार्ड्स राजस्थान में जयपुर में होने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये इससे पहले मुंबई में हुआ था और उसके बाद ये दूसरी बार भारत में होने जा रहा है और जयपुर में होने जा रहा है। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें पिछले 2 दिनों से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 27 दिसंबर से देखा जाना शुरू हुआ, और इसके प्रभाव से ये जो पश्चिमी विक्षोभ है अभी वो नॉर्थ पाकिस्तान और उससे लगे हुए जम्मू कश्मीर के आसपास मध्य क्षोभ मंडल से लेकर ऊपरी क्षोभ मंडल तक विस्तारित है। और इसके प्रभाव से एक उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण साउथ हरियाणा और इसके आसपास नॉर्थ राजस्थान में बना हुआ है, जिसके कारण कि इसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से नमी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य क्षोभ मंडल में जो नमी आ रही है, इन तीनों का समागम उत्तर प्रदेश के ऊपर हुआ, जिसके कारण कि 27 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए एनसीआर के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हुई। कहीं कहीं यह मार्जिनली हेवी रेन हुई है, 6 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। और अब इसका प्रभाव आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव आ गया। हालांकि इसको अरब सागर से मिलने वाले नमी में कमी होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी जो इंटेंसिटी तीव्रता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफ़ी कम है, परंतु इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर स्थानों पर यानी कि 75% से ज़्यादा स्टेशन पर, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर यानी कि 26 से लेकर 50% स्टेशन पर वर्षा हुई है। आज 28 दिसंबर को इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से लेकर 50% स्टेशन पर, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 75% स्टेशन तक बारिश हो सकती है। ये बारिश हल्की से मध्यम श्रेणी में ही रहेगी, परंतु कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म यानी कि तड़ित झंझावात के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसके अलावा इस बारिश में कल से कमी आ जाएगी, कल से मौसम शुष्क हो जाएगा। ये मौसम शुष्क होने के साथ ही हवाएं जो हैं वो उत्तरी पश्चिमी हो जाएंगी, और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ बादल हटने के साथ ही जो है सुबह के समय घना कोहरा देखा जाएगा, मुख्य रूप से उत्तरी इलाकों में, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा, और दिन चढ़ने के साथ जो है वो कोहरा छंट जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा। अभी ओला गिरने की जो मुख्य संभावना थी वो 27 दिसंबर को थी आज सुबह तक। अब जो है वो ओला गिरने की संभावना कम हो गई है। हालांकि थंडरस्टॉर्म अभी भी कहीं कहीं होंगे और हवाएं जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में कहीं कहीं तेज हवा चल। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो।
चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान पर के बाद भी उनका अनवरत अपमान किया। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने उनको नामंजूर कर दिया था। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए एक स्मारक की स्थापना की और 2024 में भारत रत्न देकर उनका मान बढ़ाया, सम्मान दिया। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई गई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। एक अनुमान की माने तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों के नाम, नेशनल पार्कों के नाम, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इमारतें और खेल के नाम पर, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनाएं केवल उंगली पर गिनने लायक हैं, उंगली पर गिनी जा सकती हैं। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। नोएडा जोन के अंतर्गत आज एक सघन चेकिंग अभियान पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में कराया गया था, जिसमें थाना सेक्टर 126 की पुलिस गंदे नाले के पास चेकिंग कर रही थी। वहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो गाड़ी के द्वारा स्पीड में आगे बढ़ाया गया, जहां पर वो फिसल के गिर गए। अपने को घिरता हुआ देखकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान यशवंत के रूप में हुई है, जो मूल रूप में मथुरा का रहने वाला है। इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है, जो हाल के दिनों में इसके द्वारा सेक्टर 94 से छीना गया था। इसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। जो बाइक बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की थी, उसके बारे में हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा साथी था, वो भागा है, भाग करके छिपा हुआ, उसकी रिकॉम्बिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार अस्पताल भिजवा दिया गया है और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग गहन जानकारी कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे पुलिस के बल पर लगा दिया गया है और आपको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। कहा भी जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है।
सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहां छात्रों का मनोबल बढ़ा है वहीं सरकार की, प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इसे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है नहीं बढ़ी, ये तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सर आप जागने लगे? नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग सही है गलत है ये सरकार उनके साथ बैठ के निर्णय कर सकती है। लेकिन बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता इसको, इसलिए उनके साथ खड़े हैं।